लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो बात करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। अब बात करते हैं एथलीट टू एथलीट, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में खेला है, आप कंटिन्यू अभी भी खेल रहे हो, और हम लोग बहुत नए लोगों से भी मिल रहे हैं जो खेलना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग एथलीट्स हैं, राइट। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको माइंड में रख के चलना चाहिए, या क्या क्या चीज़ें हैं अगर वो बेटर करेंगे तो वो अपने स्पोर्ट्स, अपने पैशन, अपने करियर में बहुत आगे तक जा पाएंगे? सबसे पहली चीज़ तो एक दिन में कोई चैंपियन नहीं बनता और ना ही एक दिन में कोई चैंपियन टूटता है, राइट। तो आपको अच्छा खासा लंबा समय देना पड़ता है अपनी ट्रेनिंग को, अपने क्राफ्ट को। और जब वो कहते हैं ना कि जब आप अपनी जवानी उस गेम में जलाएंगे एक लंबे टाइम तक, अगर आप चाहते हैं कि आपने बस 2 महीने ट्रेनिंग की और आपको जवाब मिल जाए या आप चैंपियन बन जाए, वो नहीं हो सकता। और मैक्सिमम मेजोरिटी लोगों के साथ प्रॉब्लम ही यही होती है, उनको मिक्स मार्शल आर्ट एकेडमी में आते ही रिजल्ट चाहिए। कितने लोग तूने देखा है, आई थिंक जितने लोग हमारे टाइम में ज्वाइन किए हैं उनमें से 80 to 19% लोग 1 to 3 months के बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, राइट। वेरी ट्रू। तो जो मैं एक आउटलुक देना चाहूँगा वो ये होगा कि आप पहले 6 महीने जब आप ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, आप बस ट्रेनिंग एंजॉय करो। आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या आपकी फिजिकल बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो साथ में आता रहेगा। आपको पहले 3 महीने से 6 महीने का जो अंतराल है आपका ट्रेनिंग का, आपको बस वहाँ पर आके बस ट्रेनिंग एंजॉय करनी है, और वो आपके कोचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक लेजेंड जिम में जाएंगे, उस चीज़ का ध्यान वो लोग रखेंगे। आप बस स्टार्टिंग के 2-3 महीने की इन्वेस्टमेंट मान के चलो उसे, कि आप बस अपना टाइम दे रहे हो। उसके बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका जो पर्सनैलिटी के अंदर चेंज होगा, जो आपका मेंटल फोर्टिट्यूड डेवलप होगा कि नहीं, अगर कुछ मुश्किल है तो मैं वो हैंडल कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ को ब्रेक डाउन कर पाऊँगा आसानी से, और कोई भी प्रॉब्लम है उसे मैं फेस कर सकता हूँ। वो जो आपकी स्किल्स डेवलप होगी, वो आपके किसी भी और गेम के थ्रू शायद उतने अच्छे से डेवलप ना हो जितना अच्छा एक मार्शल आर्ट्स या MMA या जिu-jitsu एकेडमी के अंदर वो डेवलप हो पाएगी। स्पेशली आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे होगे अपने से बहुत कभी बहुत बड़े इंसान के साथ, right. तो आप सीखोगे कि किस तरीके से खुद को सेफ रखना है। क्या पता कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आप सामने वाले से ट्रेनिंग पार्टनर से बहुत बड़े हो, आप फिर धीरे कुछ टाइम बाद सीखोगे कि किस तरीके से अपना बॉडी को कंट्रोल करना है ताकि सामने वाले के पास अननेसेसरी डैमेज ना हो। या फिर ऐसा होगा कि आपका साइज बहुत बड़ा है बट फिर भी सामने वाला आपको कंट्रोल कर पा रहा है, आपकी बॉडी को घुमा पा रहा है, मैनिपुलेट कर पा रहा है, तो वो आपके लिए इतना हम्बलिंग एक्सपीरियंस होगा जिससे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी वो चीज़ें, एक अंडरस्टैंडिंग लोगों को लेके या माहौल को लेके वो भी डेवलप होती है। अगर कोई नया इंसान ट्रेनिंग ज्वाइन करता है, उसके लिए जो मैं कुछ की पॉइंट्स ध्यान में रखने के लिए, एथलीट वाइज जैसे कि आगे जाके एज एथलीट, एज अ प्रोफेशनल करियर खेलना है, जो वो इस सोच से आ रहा है, एग्जैक्ट। तो उस इंसान के लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आप ये मान के चलिए कि आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग बस गेम एंजॉय करेंगे, दैट इज नंबर 1। और इसमें भी, सॉरी टू कट अगेन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट वही रहेगा, बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप क्यों आ रहे हो, फाइंड योर रीजन, ओके। हाँ, अगर आपके दिमाग में सिर्फ था कि मैं तो फेम के लिए आया था, पैसे के लिए आया था, वो आपको नहीं मिलेगी स्टार्टिंग में। वो जाके आपकी एंड ऑफ द लाइन सालों बाद, 10 साल बाद, शायद 10 सालों बाद वो चांस आता है कि आप बहुत सारा पैसा कमाना शुरू करें, मे बी वो आपको पहले 3 महीने में नहीं स्टार्टिंग में जो ग्राइंड झेलोगे, जो टफ कंडीशंस, उनमें नहीं सर्वाइव कर पाएगा फिर वो बंदा। हाँ, तो अगर आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग रख पा रहे हो तो ही आप वो गेम सर्वाइव कर पाओगे। तो वो रियलिस्टिक गोल के साथ आए कि आपको ये स्पोर्ट भी एंजॉय करना है, राइट। नंबर 2 इज, जब आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं, आपका जो ऑफिस का काम था, आपका जो घर का काम था, उस 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए वो सब बैक सीट पे है। वो 1.5 घंटा, 2 घंटा आपको पूरी शिद्दत के साथ सिर्फ ट्रेनिंग करनी है। उस टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऑफिस में आपके बॉस ने आपको क्या बोला, आप किसी टीम के मैनेजर हैं, कुछ भी हैं। उन 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए आप एक एस्पायरिंग एथलीट है, और उस टाइम पर आपका पूरा का पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस होना चाहिए सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर। एग्जैक्टली। उसके साथ साथ जब आपका पहले के मान लो 1 महीना निकल गया, उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे कि ठीक है, मैं अभी तक जितने मेरे राउंड्स थे, मैं 3 मिनट का राउंड था, मैं बस 30 सेकंड तक सर्वाइव कर पा रहा था। अब मैं कोशिश करूंगा मैं हर राउंड में 1 मिनट तक सर्वाइव कर पाऊँ, 1 मिनट तक अच्छा डिफेंस कर पाऊँ, और छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। अब से पहले मैं अपने कोच के साथ या बाकी ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ 5 बार टैप हो रहा था, अब मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं सिर्फ 4 बार टैप होऊंगा, बट नॉट इगोइस्टिकली, टेक्निकली, स्किल वाइज कि मैं हर बार फंस रहा था। अगर मैं निकल भी रहा हूं तो मैं बहुत जान लगानी पड़ रही है, मैं किस तरीके से सोच सकता हूं या ढूंढ सकता हूं कि एक टेक्निकल तरीका उस पोजीशन से निकलने का। तो आपको वो छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे, और तभी आपका गेम
एक लॉन्ग टर्म करियर एज जो आप एथलीट बनाना चाह रहे हो वो तब इम्प्रूव होगा। और उसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने जूते, चप्पल और अपनी ईगो वो जिम के बाहर छोड़ के आनी है। आप जिन लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेजॉरिटी चांसेस यही हैं कि वो आपसे 5 साल, 7 साल, 8 साल ज़्यादा लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अगर आप वहाँ पे एक अनरियलिस्टिक ईगो के साथ घुसोगे, नहीं नहीं मैं तो एक टफ गाय या टफ गर्ल हूँ, तो जब वो ईगो अचानक से टूटेगी, यू आर इन फॉर द अगर आप वहाँ पे लड़ने आ रहे हैं, ब्रूटल रियलाइजेशन, तो चांसेस होंगे कि अगर आप वो उस ईगो के साथ आओगे तो चांसेस हैं कि आप शायद उसके बाद गेम को दोबारा कंटिन्यू ना करो, क्योंकि आपके लिए वो ईगो ज़्यादा बड़ी होगी कि कैसे मुझे हरा दिया। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाएगा, और एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। बट अगर आप एक फैसिनेशन के साथ कि मुझे कुछ नया सीखना है, उस पर्सपेक्टिव से आओगे, तो आपकी ईगो ऑलरेडी आराम से कम होती गेम बाहर निकल जाएगी, तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो एक इसकी भी कोशिश करें। साथ में ये बात ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं, बट मैं क्योंकि गेम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं हमेशा इन 2 चीज़ों पे बहुत ध्यान देता हूँ। पहला, इंजरीज और आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर आप गेम से इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी से भी बात करके अपने लिए कुछ अच्छी मेडिकल इंश्योरेंसेस रखें। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ये थोड़ा गेम को एक नेगेटिव आउटलुक दे रहे हैं कि इंजरीज है। मैंने बहुत एग्जांपल देखे हैं, मैंने हाउस वाइफ्स हैं, कोई है वो बैडमिंटन खेलने गए थे, वहां पे वो स्लिप हुए, उनका हाथ टूट गया। अरे घर में बेड से गिर के चोट लग जाती है लोगों को, रास्ते में चलते चलते लग जाती है। तो वो मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए सिर्फ गेम से जुड़ी हुई नहीं है, राइट, वो आपकी पूरी लाइफ के लिए काम आ रही है। तो जबकि लोग इसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैंने इतने सारे खिलाड़ी जो बचपन से फुटबॉल खेलते आ रहे थे वो खेलते हैं। आपने कौन सा ऐसा फुटबॉलर देखा है जिसकी ग्रुप फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी ने हमेशा बोला हो भाई मेरा ACL टीयर हो गया था, मेरा एंकल टूट चुका था, शोल्डर डिसलोकेट हो गया था? वो बहुत कॉमन चीज़ है। बट अगर वहाँ पे वो चीज़ इतनी कॉमन है तो हम उसे, ये भी तो कॉम्बैट स्पोर्ट है, इसकी भी एक रियलिटी है कि आपको इंजरी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा आपको होगी, मैं हम आपको डराने के लिए बात नहीं कर रहे, बट इट्स ओके। कॉम्बैट स्पोर्ट्स मतलब सबसे ज्यादा फिजिकल डिमांडिंग गेम है। हाँ, तो उसमें एक चांस है उसका, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं ना कि बाई चांस चोट लगे तो एयर बैग खुले, आप सेफ रहे। तो सेम तरीके से आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस रखना चाहिए। नेक्स्ट, उसके साथ साथ आपको एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा चाहिए, फिर चाहे वो सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली हो या आपके फ्रेंड्स हो। सपोर्ट सिस्टम एज इन फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटल भी जरूरी है उसके अंदर, बट एक यंग एथलीट के पास वो मेंटल बैंडविड्थ होती है कि चांसेस आर कि इंडिया में, जैसे हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं इतने फॉर्चुनेट कि भाई उनकी फैमिली ऑलरेडी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और उनको सपोर्ट कर रही है। अदरवाइज लोग 2 जॉब करके या जैसे हमने बात किया था ऐसे सर्वाइव करके ट्रेनिंग करते हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट ऑब्वियसली हेल्प करता है। उससे आपके माइंड पे एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बना रहता है कि भाई मेरे को फैमिली का टेक केयर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वैसे भी है। पर कंपेयर टू दैट आप इजीली ट्रेनिंग में ध्यान दे पाओगे। क्योंकि जैसे मैंने जो बात शुरुआत की थी कि आप 1 महीने में चैंपियन नहीं बनोगे, राइट, तो आप शायद अपना 1 महीना 2 महीना निकाल पाओ कि आपने अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में ध्यान नहीं दिया, 2 महीने निकल गए, उसके बाद क्या करोगे? तो हमारा आइडिया है कि आपको अगर आप एक एथलीट हैं, आप 4 साल बाद एक बहुत इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बनोगे जिसे लोग रिकग्नाइज करें 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो उसके लिए आपको एक स्टार्टिंग से छोटा सा सिस्टम शुरू करना पड़ेगा, जो कि चाहे आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर रहे हो या आपकी फैमिली हेल्प कर रही हो, या फिर मान लो आप 6 दिन ट्रेनिंग करने आ रहे थे। अगर ऐसा है कि आप शुरुआत में 4 दिन ट्रेनिंग करने आ सकते हैं, पर उसके साथ साथ अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं जिससे कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे, तो वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू कि आप 6 दिन आए और 1 महीने बाद 2 महीने बाद टेंशन में जी रहे हैं कि कैसे काम चलेगा, नेक्स्ट मंथ कैसे फीस दूंगा एंड ऑल। एग्जैक्टली। तो उससे बेहतर है कि आपका जितना दायरा है, अगर आप 4 दिन ट्रेनिंग में आ सकते हैं शुरुआत के लिए, आप जिम 4 दिन आ सकते हैं, आप जिम में 4 दिन आइए, ट्रेनिंग कीजिए, बाकी 3 दिन आप घर पे ट्रेनिंग करो, जैसे ट्रेनिंग कर सकते करो। बट अगर उसके साथ अपना आप फाइनेंशियल मैनेज कर पा रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू आप बोलो नहीं सर मैं तो 6 दिन आऊँगा, 7 दिन आके ट्रेनिंग करूँगा और आप 1 महीने बाद आप उसकी सपोर्ट ये सस्टेन नहीं कर सकते और गायब हो जाएंगे। तो उससे बेटर ऑप्शन यही है, एक लिमिटेड टाइम से शुरुआत करें। क्या पता जब आप लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करते रहे आपकी कोचेज आपकी हेल्प करनी शुरू करें, या फिर आप फाइट्स जीतनी शुरू करें तो आपके पास लोग कॉन्टैक्ट करने लगे कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तब आपके पास वो टाइम आ जाएगा कि ठीक है मैं पहले 4 दिन या 3 दिन ट्रेनिंग कर रहा था, अब मैं 6 दिन ट्रेनिंग करूँगा। पर
वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि स्टार्टिंग में आप इन चीजों को हाँ, ध्यान बहुत रखें। लोग इस पार्ट में गिव अप कर देंगे, अरे यार 2-3 दिन की ट्रेनिंग से क्या ही होगा, इससे अच्छा बेटर नहीं करता हूँ ना, से तो वो भी ना से बेटर तो वो है। बहुत बेटर है। सी रेगुलरिटी हमेशा मैटर करती है। अगर आप 6 दिन कर पा रहे हो वेल एंड गुड, बट जस्ट बिकॉज आप 6 नहीं 4 दिन या 3 दिन कर पा रहे हो तो वो खराब नहीं है। वो आपको डेवलप करता ही रहेगा। मे बी आपका स्किल थोड़ा स्लो डेवलप होगा, बट वो डेवलप हो रहा है, आपकी जर्नी चल रही है, वो कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर चीज़ है। और जैसे इन्होंने बोला कि 4 साल 6 साल टाइम पीरियड लगता है, उसका बोलने का इनका मतलब ये है कि पहले से ही माइंडसेट बना के चलो कि मेरी विल पावर, मेरे को टाइम लगना है, इतने टाइम तक मेरी विल पावर वेवर नहीं होनी चाहिए कि भाई तो 1 साल हो गया करते हुए अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब आप आ ही रहे हो उस फील्ड में तो फिर आपको उतना स्ट्रॉन्ग विल माइंडेड बंदा बनना पड़ेगा कि भाई हार्डशिप्स के थ्रू गुजर के और आप उस लेवल को अचीव कर पाओ जिसके लिए एक्चुअली में आए थे। एग्जैक्टली जैसे आप जो भी कोई यहाँ पे एज अ एथलीट बनना चाह रहा है, फिर जो भी कोई इंसान ये वीडियो देख रहा होगा, आपके दिमाग में कोई ना कोई 1 या 2 लोग आपके आइकन्स या आइडल्स होंगे दिमाग में। Right. क्या उनमें से कोई भी इंसान ऐसा है, मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कि सिर्फ 1 साल के अंदर सक्सेस पा गया और फिर सेटल्ड है। वो लोग साल दर साल ट्रेनिंग करते गए तब जाके उस लेवल पे पहुंचे। वो मेहनत नहीं दिखती है ना लोगों को, खाली फेम दिखता है। अगर आप क्रिकेट में आपके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं विराट कोहली से, सचिन तेंदुलकर से, उनमें से कोई भी इंसान था जो कि सिर्फ 1 साल ट्रेनिंग की है उसने, वो अपने पीक पे आने के बाद भी अपने पीक के ऊपर रह रहे हैं 8 साल 10 साल। तो हाँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके लिए वो रिजल्ट 1 साल में आ जाएगा? राइट। वो नहीं आएगा। अगर आप कोई एथलीट हैं या अगर आपको MMA के अंदर जाना है, आप अंशुल जुबली को इंडिया में देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसने 1 साल के अंदर ये सब कुछ अचीव किया है? नहीं, उसे साल लगते हैं। और उसका रिवर्स तरीके से भी आप देख सकते हैं कि अगर सिर्फ 1 साल में कोई चैंपियन बन पाता तो कितने सारे लोग हो जाते हैं, और अगर सभी लोग चैंपियन बन गए तो फिर चैंपियन की वैल्यू क्या है? राइट, एग्जैक्टली। हमें चाहिए कि रास्ता जितना मुश्किल हो सके उतना मुश्किल रास्ता हो। क्यों? क्योंकि उस मुश्किल रास्ते के ऊपर बहुत लिमिटेड लोग ही चल पाएंगे। तो जब उन लिमिटेड लोगों में से आप अकेले बढ़ के आगे निकल के आओगे, आपकी कई गुना ज्यादा वैल्यू होगी। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एथलीट्स की, अभी हम लोग जिस इंसान को एज अ हॉबी करना है उस माइंडसेट की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं उस माइंडसेट के लिए कि जो लोग खिलाड़ी हैं, जिन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनना है, जिन्हें नेशनल चैंपियन बनना है, उन्हें वो माइंडसेट अभी से डेवलप करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करनी है, और वो 1 साल में रिजल्ट नहीं आएगा। और उसके लिए चाहिए हमें कि लगे रहो, और जितना मुश्किल रास्ता उतना अच्छा है, कि उस मुश्किल रास्ते पे सिर्फ मैं चल पाऊंगा, राइट, और कोई वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। वो उसमें विल पावर मैटर करती है। एग्जैक्टली। लेट्स लास्टली टॉक अबाउट, लेट्स से किसी बंदे ने ऑलरेडी टाइम दिया है अपनी प्रिपरेशन में और अभी वो कोई टूर्नामेंट खेलने जा रहा है, वो उसका पहला भी हो सकता है, वो उसका 4th भी हो सकता है, बट कुछ की पॉइंट होते हैं जो हमेशा माइंड में रखने चाहिए, जो हमने रखे हैं एटलीस्ट, हम अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। तो आपके हिसाब से वो क्या क्या चीज़ें हैं? तो मैं इसे 2 पार्ट में रखूंगा। पहला होगा जो इंसान अपना पहला टूर्नामेंट खेलने वाला है, दूसरा पार्ट होगा कि लेट्स से चौथा 5वां टूर्नामेंट खेल, मैंने इसलिए डिवाइड किया। अंडरस्टूड। सो जो इंसान अपना पहला टूर्नामेंट खेलने जा रहा है, मेरी रिकमेंडेशन होगी अभी के लिए बस जाओ और जो टूर्नामेंट का माहौल है उसे जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हो, उसे जितना ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो, राइट, वो करो। क्योंकि वो आपका पहला कितने टूर्नामेंट। लोग देखे हमने जो फर्स्ट टूर्नामेंट में हार के मोरल डाउन करके गायब हो जाते हैं, कभी वापस आते नहीं। अगर किसी को ये बात जाननी हो, मैंने जो अपना पहला टूर्नामेंट खेला था वो हारा था, मैं भी आ रहा था, और वो इतने मैं तो सालों तेरे से ही आ रहा था फर्स्ट फाइट। और जो लोग ज़्यादातर खेलते आए हैं, अगर आप देखोगे अब उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये बात जानना जरूरी है कि आपके लिए वो आपका पहला टूर्नामेंट है, राइट, और वो उस समय के लिए आपका पहला टूर्नामेंट है। 5 साल 10 साल बाद, नॉट योर होल लाइफ, उसके Yes. बाद लाइफ खत्म होने वाली नहीं है। हाँ, तो बट उस समय पे आपको ये देखना जरूरी है कि आप वहां पे क्या सीख सकते हो। एग्जैक्टली। सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको वहाँ पे ध्यान देनी है वो ये है कि पहला जो टूर्नामेंट का माहौल है, आप उसके अंदर कितने कंफर्टेबल रह पाते हो, A, और B, आप में जितनी जान है, जितनी आपको गेम में स्किल आता है, आपको सब लगा देना है। आपको उस दिन ये नहीं सोचना कि मैं घर जाके ये सोचूं बाद में कि अरे काश थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा कर सकता था, एनर्जी बचा के वो लेके आ बुरी गया। फीलिंग है, वो बहुत बुरी फीलिंग है। वो हम लोग आपको बता सकते हैं क्योंकि हमने वो चीज़ उस एक्सपीरियंस की है। रिग्रेट के थ्रू नहीं गुजरने का, उस रिग्रेट से कि ये तो फर्स्ट मैच है, हाँ। फाइनल भी आएगा, इसमें नहीं। थोड़ा इजी करता हूँ। अगर आप ये पहली बार खेल रहे हैं तो आप
ऑल आउट जा रहे हैं हर मैच। कितनी बार ऐसा होता है कि फर्स्ट मैच ही उस बंदे के साथ हो जाता है जो फाइनल जीता था? हाँ। तो क्या करोगे फिर क्या फायदा हुआ? तो स्पेशली ये किसी नए एथलीट के लिए, उसके साथ साथ मैं एक और चीज रिकमेंड करूंगा कि जितना हो सके अपनी ट्रेनिंग को भी वीडियो रिकॉर्ड करें। फर्स्ट पार्ट प्रिपरेशन है, Yes. सेकंड पार्ट है कंपटीशन के अंदर का माइंड सेट। यस। सो जब आप कंपीट करने अंदर जा रहे हैं उस टाइम पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, मैं पूरी जान लगा दूंगा इस फाइट के अंदर। उसके अंदर मैं गलती से अगर हार भी गया तो that's भी okay. दैट्स फाइन। मुझे इस तरीके से लड़ना है कि उस फाइट के बाद अगर वो इंसान मुझे कभी दोबारा मिले, भले ही वो जीत गया हो, उसके दिमाग में ये रहे अरे यार इस इंसान से अगर लड़ना पड़ेगा तो बहुत मेहनत होगी, बहुत जान लगानी पड़ेगी। ऐसा होना चाहिए कि मैंने उस इंसान से फाइट की और वो इंसान अगली फाइट हार गया क्योंकि उसने पूरी जान लगा दी मुझसे लड़ने में। राइट। दैट शुड बी योर माइंडसेट ऑलवेज कि मैं उस फाइट के अंदर ऑल आउट जाऊंगा, बाद के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। ऑल आउट जाने का ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ करूं ही ना, मैं पूरी जान लगा दूं सिर्फ एक तरीके से या एक पोजीशन पे स्टिफ रहने पे। क्योंकि काफी लोग ये गलती करते हैं जो हमने बहुत ज्यादा नोटिस किया नए लोगों में। प्रैक्टिस के साथ आएगा वो, आई थिंक एक लाइन में नहीं बता सकते हम, वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। हाँ। और उसके साथ साथ नाउ लेट्स गो, और उसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज जो लोग गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि जिस दिन कंपटीशन है मैं उस दिन सब कुछ स्पेशल करूंगा। नहीं, जिस दिन आपका टूर्नामेंट है आप जिस तरीके से उसके पहले दिनों में आप ट्रेनिंग करते जैसे आए थे, आपने ट्रेनिंग की आप वही चीजें कर पाने वाले हो, कुछ अलग नहीं कर अलग नहीं कर पाओगे। तो हमेशा कोशिश करें कि नहीं, किसी ने आपको बोला नहीं नहीं या तो ये खा लो इससे एनर्जी आ जाएगी, ये कर लो उससे एनर्जी आ जाएगी, आप बहुत कुछ कर जाओगे। नहीं, अगर आपने वो चीज़ें पहले अपनी ट्रेनिंग में ट्राई की थी तो ही करना, वरना जिस दिन आप टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो जो आप करते आए हो वो करो, तभी जीतोगे। मैं फिर भी एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि कोशिश करो कि जब आपकी फाइट्स आनी है, एक ये बस एक प्रैक्टिकल टिप है, जब आपकी फाइट आने वाली है उससे कोशिश करो 2 या 3 घंटे पहले आपने कुछ खा रखा हो, टूर्नामेंट के आसपास आपने कम खाना खाया हो। Right. क्योंकि आपके अंदर एंजाइटी होगी, आपके पेट में जो बोलते हैं ना पेट में बटरफ्लाइज घूम रही है, गुड़गुड़ हो रही है, तो वो आपको और परेशान करेगी। खामखा वो मीटिंग एंड ऑल भी हो सकता है, तो उससे भी परेशानी आ सकती है, स्ट्रेस आ सकता है। और जिसने 2-3 खेल रही है, तीसरा चौथा पांचवा है तो सो नाउ वी नो कि आदमी का थोड़ा एक्सपीरियंस आ चुका है, उसने फर्स्ट टाइम वाली एंजाइटी झेल ली है ऑलरेडी, उसको पता है, उसको थोड़ा बहुत वो एक्सपीरियंस है। तो उस इंसान के लिए मैं थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग रखूंगा। आपको अब 3-4 फाइट कॉम्पिटिशन्स का एक्सपीरियंस है, आप ट्रेनिंग कर चुके हैं, आपको चीज़ें थोड़े अच्छे से डॉक्यूमेंट करनी शुरू करनी पड़ेगी। आपको स्टार्टिंग से एक गेम प्लान बना के चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है। जो आप पहले बार कंपटीशन खेलने जा रहे हैं उसके लिए हमारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग गेम प्लान तो इवन फर्स्ट टाइमर के लिए भी जरूरी है, बट वो उसके बट वो चांसेस आर कि वो उतना इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर पाएगा जितना थर्ड एंड फोर्थ टाइम वाला कर पाएगा, अगर वो चीजें ना हुई तो। यस। सो अगर आप 4-5 टूर्नामेंट खेल चुके हैं तो आपके लिए जो सबसे पहली चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना ज़रूरी होगा वो होगा कि आपको स्टार्टिंग से गेम प्लान रखना है। भले ही वो सक्सेसफुल हो या ना हो, बट उससे आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगी, मुझे फाइट में ये चीज़ें ट्राई करनी है। बाई चांस वो चीज़ें ना हो तो मैं कुछ और करूँगा, बट अगर आप फाइट के अंदर जा रहे हो हर बार बस इस माइंडसेट से कि नहीं देखा जाएगा, तो हर बार क्या होगा कि सामने वाला इंसान अपना गेम पहले इंप्लीमेंट कर लेगा। राइट। आप पहले उसके गेम से फाइट करोगे, उसमें आधे से ज़्यादा फाइट निकल चुकी होगी, आधे से ज़्यादा टाइम निकल चुका है, फिर आप अपना गेम इंप्लीमेंट करने का ट्राई करोगे, पर तब तक आप थक चुके हो। तो भले ही आपके पास स्किल भी थी, बट क्योंकि आपने गेम प्लान नहीं बनाया, आपके जीतने के चांसेस कम हो गए। तो सबसे पहला पार्ट है, आपको फाइट जाने से पहले आपके दिमाग में सिनारियोज रहने चाहिए कि अच्छा मैं ये गेम प्लान फॉलो करने की कोशिश करूंगा, एंड व्हाट इफ 1 या 2 का आपके पास आंसर हो वो काफी है, Right. क्योंकि बाकी उसके बाद आपकी मसल मेमोरी आपको हेल्प कर देगी। Exactly. फाइट का टाइम बहुत छोटा होता है। सेकेंड पार्ट विल बी जो मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताई थी कि आपको अपना खाना कोशिश करना है पहले से मेंटेन रखें, कंट्रोल रखें। जब आपकी फाइट आ रही है जो आपको खाना हो, स्पेशली मैं उस टाइम पे रिकमेंड करता हूँ या तो केला खाओ या सेब खाओ। मैं मोस्टली उन चीज़ों पे रुका रहता हूँ, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस जो है उस टाइम पे आप रख सकते हैं, बट लाइट रखो, लाइट खाना खाना है। उसके साथ मेंटालिटी, जब आपकी ट्रेनिंग है, आपकी ट्रेनिंग डिवाइडेड होनी चाहिए आपके डिफेंस पे और आपके ऑफेंस पे। आपको डिफेंस पे भी काम करना है, क्योंकि आपके डिफेंस से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा फाइट के अंदर कि बने रहने का कि गलती से मैं कहीं फंस गया तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। और वही कॉन्फिडेंस आपको अटैक करने में हेल्प करता है। अगर आपको फाइट से डर क्यों लग रहा है, आप कोई एग्जाम लिखने जा रहे हैं, आपको एग्जाम से डर क्यों लगता है कि आपको उसके जवाब नहीं पता। अगर मैं बोलूं कि ये सवाल आने हैं और ये इनके सारे आंसर्स हैं,
आपको उस एग्जाम से डर कम लगेगा। राइट। सेम सिचुएशन अप्लाई होगी आपकी ट्रेनिंग के अंदर। तो मान लो आपने जो पिछले टूर्नामेंट्स खेले, अगर आपको रियलाइज होता है कि अच्छा मैं अपने टूर्नामेंट्स के अंदर मैं बार बार इन पोजीशन में फंसा था, उन गलतियों पे काम करके उसको बेटर कर लिया है और उनको बेटर कर लिया, तो आपको अगले टूर्नामेंट में वो डर कम रहेगा कि अरे अगर मैं यहाँ फंसता हूँ तो मैं इस तरीके से निकल जाऊंगा, क्योंकि मैंने वो अपनी ट्रेनिंग के अंदर वो सब चीज़ें प्रैक्टिस की हुई है। और ऑब्वियसली आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपको हेल्प करने वाला और है। एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा। नाउ क्योंकि आप 4-5 टूर्नामेंट खेल चुके हो, आपको अब वो अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि आपको जब टाइम होगा आपको एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी, बट आप वो एनर्जी सिर्फ तभी कंजर्व करोगे जब आप फाइट जीत रहे हो। राइट। अगर आप फाइट हार रहे हैं तो आपके लिए यही फाइट आपकी फाइनल फाइट है। एग्जैक्टली। तो आपको ऑल आउट जाना है। बट अगर आप फाइट में आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो चुका है 5-6 फाइट्स के टूर्नामेंट्स के बाद, तो आपको रियलाइज करना है कि अच्छा मैं फाइट फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूं बट मैं फाइट जीत रहा हूं एक अच्छे मार्जिन के साथ। राइट। तो मुझे इस तरीके से लड़ना है कि मैं अपनी एनर्जी कम वेस्ट करूं, क्योंकि जो इंसान हार रहा है वो काम उसे करना है। Exactly. एनर्जी वेस्ट अब बर्डन उस पे है। अब बर्डन उस इंसान के ऊपर है। तो आपको उस समय पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे अपनी एनर्जी एक क्रूज मोड पे रखनी है। जैसे हमारे साथ बहुत बार भी हुआ है कि भाई रिसीविंग एंड पे थे, हम गलत पोजीशन में फंस गए और अब टाइम निकल रहा है, 1 मिनट रह गई, 30 सेकंड्स रह गए, हम 2 पॉइंट नीचे हैं, तो वो ऑलरेडी एंक्शियस हो जाता है। अब वो ना ऑलरेडी बहुत खराब कंडीशन है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब कोई भी एक अच्छा कोच होगा, आपका ट्रेनिंग पार्टनर होगा, वो एक आपसे एक एक्सपीरियंस्ड एथलीट वाला बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहा है। राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं फाइट जीत रहा हूं, मैं अपनी एनर्जी कंजर्व रखूंगा। अब सामने वाले का काम है गलतियां करने का, और जब वो गलतियां करेगा तो मैं उसे कैच करूंगा, ना कि मैं जबरदस्ती अपनी एनर्जी वेस्ट करूं और फिर अगली फाइट में जब मैं जा रहा हूं सामने वाला इंसान फ्रेश है और मैं थक चुका हूं। तो आपको मेंटेलिटी स्टेप बाय स्टेप दिमाग में रखनी है। उसके साथ साथ जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या मैं ये चीज़ अपनी फाइट में कर पाऊंगा, या फिर आप ट्रेनिंग को जितना अपने लिए अनकंफर्टेबल बना सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना जो उन्होंने कोई चीज कभी की नहीं होती है, फाइट में सडनली ट्राई करते हैं फैंसी मूव के नाम पे, तो चांसेस आर कि वो धारी तलवार है, आप फंस भी सकते हो। स्पेशली मैं तो दोनों, अगर आप हार रहे हो तो बोलूंगा ट्राई कर लो, क्योंकि आप ऑलरेडी हार रहे थे। राइट। अगर आप फाइट जीत रहे थे, मैं किसी भी इंसान को कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे थे आप उससे जीत रहे हो, स्टिक टू दैट। अगर आप हार रहे थे तो यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग, तो तब आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो। Right. उसके साथ साथ आई विल ऑलवेज रिकमेंड, सबके पास अब फोन्स होते हैं, ट्राई टू मेक श्योर कि आप जितना हो पाए अपनी ट्रेनिंग रिकॉर्ड करें। जो कि नया इंसान ट्रेनिंग में आया है उसके लिए वो चीज़ उतनी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि उसे सही और गलत का भी अंदाजा नहीं है। राइट। बट अगर आप 5-6 टूर्नामेंट खेल चुके हो, आपको अंदाजा हो चुका है कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, देखते ही पता चल जाएगा ये गलती हुई थी। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन शुरू करें, अपनी वीडियोस बनाना शुरू करें और देखें, क्योंकि जब आप फाइट के अंदर खेल रहे हैं जो आपको लगता है आप XYZ कर रहे हैं, बट जब आप बाहर से देखिए आपको रियलाइज होगा कि आपने सिर्फ X और Y ही किया था। राइट। Z वाले तक तो आप पहुंचे ही नहीं थे, और क्या गलतियां की थी। तो वो आपको ध्यान देना ज़रूरी है। प्लस अगर आप 5-6 टूर्नामेंट खेल चुके हैं, अगर आप जिसु में की ही बात करें हम लोग ज़्यादातर, आपका वेट कट आपके आखिरी हफ्ते तक डिले नहीं होना चाहिए। उसकी तैयारी पहले से शुरू करनी है, क्योंकि ताकि वीकनेस ना आए। हमने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी देखे हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग की, हमने भी की हैं वो गलतियां स्टार्टिंग में, कि आपने बहुत अच्छा ट्रेनिंग कैंप किया, बहुत मेहनत की ट्रेनिंग कैंप में, डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और लास्ट के 2 दिन में वाटर कट भी, बॉइल्ड वेजीज खा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, समथिंग। तो आप जब टूर्नामेंट खेलने गए, आप वहां पे पहुंचे अपने 40% पे, तो उसका, और सामने वाले ने मान लो आपने कितनी अच्छी ट्रेनिंग, और जस्ट बाय चांस उसमें भी अगर आपका मैच या फाइट आई शाम को, तो तब खाना नहीं खा पाए, दोबारा से रिकवरी नहीं हुई, तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आपको वो भी, आपके लिए अब हर एक चीज़ एक प्रोसेस है। आप किसी एक अच्छे शेफ से बात करते हो तो वो बताता है कि मैं अपने खाना बनाता हूँ इस लिस्ट के हिसाब से। आप एक फाइटर है तो आपको भी अपनी एक लिस्ट बनानी है कि मेरा वेट इस तरीके से मेंटेन होगा, ट्रेनिंग में मेरा डिफेंस प्रैक्टिस करना है, ट्रेनिंग में मैं ऑफेंस प्रैक्टिस करना है, मुझे अपनी कंडीशनिंग पे काम करना है और सब कुछ डॉक्यूमेंट करना है। राइट। ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई गेस ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है फिनिश करने के लिए। आज हमने बहुत हमारी दोनों के एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश की है, काफ़ी नॉलेज शेयर करने की कोशिश की है। इसके साथ अगर एक चीज़ मैं और बोलूँगा सिर्फ लास्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, कि भाई जब आप
खेलना चाहते हो और जब आप compete करना चाहते हो तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको सेल्फ डाउट आएंगे, बहुत बार ऐसा होगा कि आप एंग्शियस भी होने वाले हो, बहुत बार आपकी विल पावर भी वेवर करेगी, बट कीप योर एंड गोल इन द माइंड। और साथ में इस चीज़ पे ध्यान रखो कि भाई ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, इसको भी झेलना सीखो। आपको जब आप कई बार खेल लोगे तब आपको पता चलेगा कि कंपटीशन से ज़्यादा लोगों को कंपटीशन की प्रिपरेशन तंग करती है, राइट? होता है हमारे साथ ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये शायद मैंने मिस कर दिया अभी, बट अभी मैं इसलिए मैंने बोल दिया। हाँ, इसे कवर करना चाहूँगा साथ में कि जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, आपको वो कंपार्टमेंटलाइज करना है खुद को, कि मेरी फाइट अभी नहीं है, मेरी फाइट 6 महीने बाद है, या 6 हफ्ते बाद है, या 4 हफ्ते बाद है, 2 हफ्ते बाद है, मुझे आज टेंशन नहीं लेनी, राइट? तो उससे जो आपको टेंशन पहले 3 हफ्ते रहती थी, वो आप धीरे धीरे अब वो सारी टेंशन आप फिर फाइट वाले दिन लोगे, और आपकी फिर ट्रेनिंग अच्छे से हो पाएगी। Exactly. और जब आपकी ट्रेनिंग अच्छे से होगी तो आपमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, तो आप फाइट में एंड रिजल्ट एनीवे बेटर होने वाला होगा। और इसमें भी गाइस जैसे इन्होंने बोला कि भाई जब फाइट आ रही है, थोड़ा सा ना ट्राई टू बी फाइट वाले दिन देखेंगे, अभी प्रिपरेशन देखते हैं, अभी ध्यान देते हैं हमारी जितना हम बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि कंप्लीटली कोई अवॉइड नहीं कर सकता। सबके माइंड में वो चीज़ आती है कि अरे यार मेरे को उस टाइम खेलना है, उस दिन खेलना है, जब उस दिन सुबह उठोगे और ज़्यादा फील होगा, जब कॉल आउट किए जाओगे मैट पे जब और ज़्यादा फील होगा। तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, इसको एंजॉय करो जितना हो सके। ऐसा ना हो कि वो चीज़ आपको इतना ज़्यादा ऑलरेडी परेशान कर दी है कि जो आप कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए। साथ साथ मैं आई थिंक बस एक टिप दूंगा, जो लोग बोलते हैं जिन्हें एंजाइटी हो जाती है टूर्नामेंट के अंदर, आई थिंक ये बहुत कॉमन लोगों की सिचुएशन होगी कि उन्हें फाइट के टाइम पे एंजाइटी रहती है, कॉम्पिटिशन के टाइम पे एंजाइटी रहती है। उसे डील करने के जो 2 तरीके मैंने आज तक सीखे हैं, दोनों तरीके हैं। पहला है, आप जिस दिन आपका टूर्नामेंट है उससे एक दिन पहले जहाँ पे मैच लगने हैं, जहाँ पे टूर्नामेंट खेलना है, आप वहाँ पे जाओ। ये एक्चुअली काम करता है। वहाँ पे जाओ और आपका जो पूरा प्रोसेस होगा, आप पूरा प्रोसेस एक बार मेंटली भी और एक बार फिजिकली वहाँ पे करके देखो। आउट होगा, आपको कब वार्म अप के लिए बुलाया जाएगा, आप कहाँ पे वार्म अप करोगे, कहाँ पे वॉशरूम होगा, सब कुछ अपने आप जाके देखो। और वो पूरा प्रोसेस जिसे आप बोलते हैं ट्रायल रन, अपना एक ट्रायल रन खुद करो। आई थिंक आप भी बता पाओगे इस चीज के लिए। एक्चुअली इन्होंने काफ़ी अच्छी बात की, हम अब कुछ ज़्यादा डिटेल में घुस गए हैं दोनों, बट ये सच्चाई है। आप ना इस चीज़ को एग्री करोगे, जो कई टूर्नामेंट खेल चुके हैं, आप ट्राई करके देखना फर्स्ट टाइमर। जैसे ही आप मैट पे जाके या एमएमए फाइट में जाके compete कर रहे हो, जैसे आप फर्स्ट पंच पड़ेगा आपको या आप फर्स्ट बार मैट पे गिरोगे ना, जो एक अलग फीलिंग आएगी। अगर आप चांसेस आर की जैसे ये बोल रहे हैं, एक बार आप पहले जाके उस पर गिर के देख लिया, रोल मार के देख लिया, कुछ चीज़ें करके देख ली ना, वो कम्प्लीटली वो एंग्जाइटी ना चली जाएगी, फिर आपको वैसा फील होने वाला नहीं है। तो एक जो वो नए इन्वायरमेंट की एंग्जाइटी होती है ना, उसको डील करने का ये तरीका बेटर है। और इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, वो एक जस्ट ट्रिक है, आई डोंट नो काम करेगी कि नहीं, मेरे साथ काम करती थी, कि अपने आप को जब हम compete कर रहे हैं तो वी विल गिव आवर बेस्ट, बट ये हमेशा सोच के चलो कि अगर मैं हारता भी हूँ, अगर उसका स्किल मेरे से बेटर है, मैंने अपना पूरा ट्राई करने के बाद भी मैं हारा, तो दैट्स ओके। उसको एंड रिजल्ट से इतना भी अटैच नहीं हो जाना है कि आपकी विल पावर डाउन जाए और फिर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू ना कर पाओ, या अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए जो इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी था वो ना ले पाओ। सो कीप दैट इन माइंड। क्योंकि जैसे एज अ कोच आपने काफ़ी लोगों को कोच किया है, आई थिंक ये आप भी बता पाओगे कि एज अ कोच उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका एथलीट हार रहा है जीत रहा है, उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके एथलीट ने या जिसको आपने सिखाया है क्या उसने अपना पूरा एफर्ट डाला। ये मैटर करता है, और सबसे ज़्यादा मैटर वही करता है। तो अगर आप जब फाइट में गए और आपने पूरा एफर्ट डाला, वो आपके हाथ में, आप बस वो डालो, उसके बाद आप फाइट हारोगे जीतोगे, अगले दिन आपके सारे ट्रेनिंग पार्टनर आपको उतने ही प्यार से रखेंगे जितना आपने पहले रखा था। आप जीत गए, 2 बार तालियां बजाएंगे, सेम तरीके से ट्रेनिंग करेंगे। आप हार गए, गले मिलेंगे, अगले दिन सेम तरीके से ट्रेनिंग करेंगे। बट बहुत लोग ये खुद नहीं समझ पाते, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में आपको नहीं पता चलेगा, बट कोच को सब देखता है। उसको पता चलता है कि जो आपका एफर्ट लेवल जो आप जिम में या एकेडमी में करते हो ट्रेनिंग के टाइम पे, स्पारिंग के टाइम पे, आपने उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म किया कि नहीं किया, तो वो आपको एनीवे हेल्प करने वाले हैं, वो उधर हेल्प करने के लिए ही हैं। अगर आपने नहीं किया है तो चांसेस आर थोड़ी डांट खाओगे, बट स्टिल वो मिस्टेक्स रेक्टिफाई होंगे। अगर आपने अच्छा एफर्ट मारा है, स्टिल रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, तो भी आपको उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। बट
बशर्ते आप खुद में मोरल डाउन ना करो कि यार मैं हार गया, मेरे से तो नहीं हो पाएगा एंड ऑल। वेरी सो आई थिंक इतना काफ़ी है। हाँ जी। गाइज प्लीज़ लेट अस नो कि आज का कन्वर्जेशन आपको कैसा लगा। लेट अस नो इन द कमेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल। कोच का भी प्लीज़ अपना चैनल बता दीजिए। मेरा YouTube के ऊपर चैनल है इंडिया फाइटिंग स्पिरिट के नाम से। प्लीज़ सब्सक्राइब हिम। यस, माय इंस्टाग्राम इज़ beast.in.action एंड आई होप आप लोगों ने इस कॉन्वर्जेशन से कुछ यूज़फुल मिला हो। अगर कुछ हेल्पफुल मिला था, आपको कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहिए, टूर्नामेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए, आप कमेंट कीजिए, सर से कांटेक्ट कीजिए एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू लेट यू गाइस नो। और प्लीज़ स्टे इन टच और प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। हम बार बार बोलते हैं कि सीखने का तरीका ही होता है कि आप क्वेश्चन पूछो, आपके माइंड में डाउट आए। अब हमने बहुत चीज़ें इसमें बात की हैं, चांसेस आर कि इसमें से भी कोई चीज़ अगर आपके माइंड में डाउट क्रिएट कर रही है, प्लीज़ आस्क इट। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू सो मच।